नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी मुख्य समस्याओं का विश्लेषण करने का एक प्रयास करेंगे। पिछले 5-6 वर्षों से कई भारतीय बुद्धिजीवी और विश्लेषक इंडियन इकोनॉमी के मिसमैनेजमेंट को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे बिखर गई है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं कौन सी हैं, और फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सही में केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन में असफल रही है। तो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सबसे गंभीर समस्या मानी जाती है वो है महंगाई की अत्यंत ऊंची दर। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अभी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो महंगाई की दर है, इसे हम ईयर ऑन ईयर सीपीआई इन्फ्लेशन कहते हैं, वो 7.4% है। तो यहाँ पे हमने होलसेल प्राइसेस को कंसिडर नहीं किया है, हमने कंज्यूमर प्राइसेस को कंसिडर किया है, जिसका मतलब है कि हम जीवन निर्वाह की जो मुख्य चीज़ें होती हैं जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सारी चीज़ों की कीमतों को ध्यान में लेते हैं। और ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन का मतलब है कि अभी जैसे 2022 चल रहा है, तो एग्जैक्टली एक साल पहले यानी नवंबर 2021 में इन सारी चीज़ों की जो औसतन कीमत थी उसकी तुलना में 2022 नवंबर में कीमतें 7.4% बढ़ चुकी हैं। अब दुनिया भर के अर्थशास्त्री ऐसा मानते हैं कि जब तक मुद्रास्फीति की दर या महंगाई की दर 2% के आसपास है तो ये स्वीकार्य है, ये अच्छी मानी जाती है। और अगर महंगाई की दर इससे ज़्यादा है तो फिर लोगों को, खास करके गरीब लोगों को, अपने जीवन निर्वाह की चीज़ें खरीदने में भी बड़ी मुश्किल आती है। तो कहाँ 2% और करीब करीब उसके 4 गुना अभी मुद्रास्फीति की दर भारत में चल रही है। जो दूसरी बड़ी गंभीर समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था की बताई जाती है वो है बेरोजगारी की अत्यंत ऊंची दर। तो अभी फिलहाल भारत में बेरोजगारी की दर 7.7% है। अब इसका बेरोजगारी की दर का मतलब क्या होता है? तो हमारा जो टोटल लेबर फोर्स है देश में, उसमें से कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं कि जो रोजगारी प्राप्त करने में असफल रहे हैं? तो 7.7% लोग ऐसे हैं कि जिनके पास रोजगारी का कोई स्रोत नहीं है। अभी हमारे देश में टोटल लेबर फोर्स, जैसे आप देख सकते हैं, 440 मिलियन लोग हैं जो लेबर फोर्स में। लेबर फोर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो काम करने की इच्छा व क्षमता दोनों रखते हैं। तो ऐसे लोगों में से करीब 34 मिलियन लोग ऐसे हैं कि जो बेरोजगार हैं, और 34 मिलियन यानी करीब करीब 3.4 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो बेरोजगार हैं। अगली जो बड़ी समस्या है वो है डॉलर की तुलना में रुपए की मूल्य में गिरावट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब ये साल शुरू हुआ था तो पहला महीना यानी जनवरी 2022 में, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं, वो हुआ करता था $1 = 74 रुपीस। और अभी 11 महीनों में जो भारतीय रुपए का मूल्य है वो काफ़ी गिर गया है, और अभी जो दर चल रही है वो है $1 बराबर 82 रुपया। तो इसका मतलब ये होता है कि भारतीय रुपए का मूल्य इस साल के दौरान कुल 10.80% गिरा है। अगली जो समस्या है वो है भयंकर गरीबी की समस्या। अब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये 2 संस्थाएं मिलके एक रिपोर्ट बनाती हैं जिसे कहते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये एक रिपोर्ट है जो अलग अलग देशों में गरीबी की मात्रा के बारे में बताता है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक India has by far the largest number of poor people worldwide at 22.8 crores। तो ये रिपोर्ट अभी हमें ये बता रही है कि पूरे विश्व भर में भारत एक ऐसा देश है कि जहां सबसे ज्यादा गरीब लोग बसते हैं, और ऐसे गरीब लोगों की संख्या 22.8 करोड़ है। मतलब जितने गरीब लोग भारत में बसते हैं उससे ज्यादा गरीब दुनिया के किसी देश में नहीं बसते। और यहाँ पे जो गरीबी रेखा तय की गई है वो $1.9 यानी करीब 155 रुपए के आसपास आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साल के दौरान औसतन ये लोग ऐसे हैं कि जो दिन का 150-155 रुपया भी नहीं कमा पाते। और भारत के बाद सीधा नाइजीरिया एक ऐसा देश है कि जहां गरीबों की संख्या 9.6 करोड़ है।
और आखिरी जो बड़ी समस्या है वो है भूख की समस्या। द प्रॉब्लम ऑफ हंगर हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली इन इंडिया। तो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स की तरह एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स करके एक इंडेक्स बनता है। तो इफ्प्री नाम की एक संस्था है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये इंस्टीट्यूट ग्लोबल हंगर इंडेक्स नाम की एक रिपोर्ट बनाता है और जिसमें हमें पता चलता है कि कौन से देश में भूख की समस्या कितनी गंभीर है। तो 2022 में ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आया, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जो भूख के मामले में क्रमांक है वो काफी पीछे है, यानी 107वां क्रमांक है। अब इसका अर्थघटन, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? हमारी रैंक अगर 107वीं है तो इसका मतलब ये होता है कि 106 देश ऐसे हैं कि जहां भारत की तुलना में भूख यानी हंगर की समस्या कम है। जितनी आपकी रैंक आगे है यानी पहली, दूसरी, तो इसका मतलब है कि आपके देश में भूख की समस्या इतनी गंभीर नहीं है। और जितना आपका क्रमांक पीछे जाता है इसका मतलब है कि उतनी भूख की समस्या आपके देश में ज्यादा गंभीर है। तो जब आपका क्रमांक 107वां है तो इसका मतलब है कि आपके आगे 106 देश हैं, वहां भूख की समस्या भारत की तुलना में कम है। तो अभी फिलहाल जो रैंक है भारत की, वो तो हमारे आस पड़ोस के जो छोटे देश हैं उनसे भी पिछड़ी हुई रैंक आ रही है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे देश भी भूख के मामले में भारत की तुलना में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब भूख की समस्या उनमें इतनी गंभीर नहीं है जितनी भारत में। अब आलोचना का जो मुख्य कारण है वो क्या है? अभी की जो केंद्र सरकार है जो 2014 में सत्ता में आई थी, उस समय जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकला था, उस समय भारत का क्रमांक, भारत का जो रैंक है वो 55वां था। मतलब उस समय केवल 54 देश ऐसे थे कि जिनका भूख के मामले में भारत से परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा था। तो ये हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 5 बड़ी मुख्य समस्याएं। तो भारत की मुख्य आर्थिक समस्याओं को समझने के बाद अब एक नजर हम इस बात पर डालते हैं कि दुनिया के जो बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण लोग हैं उनका भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहना है। तो ये हैं आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जिवा। कुछ ही महीनों पहले वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स में इन्होंने एक बयान दिया कि इंडिया इज द ओनली ब्राइट स्पॉट in this dark horizon. India is doing well even during the challenging times. तो इनका कहना है कि वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस अंधकारमय पटल पर भारत एकमात्र रोशनी की किरण है। उसी तरह से ये है आईएमएफ के डिप्टी डायरेक्टर पॉलो मारो। ये कहते हैं, इट इज क्वाइट इम्प्रेसिव दैट डिस्पाइट sheer size of the country, digital transfer program is a logistic marvel in India and has reached the lowest income group. तो ये कह रहे हैं कि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद सरकार का जो डिजिटल ट्रांसफर प्रोग्राम है उसकी सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं। हम सब जानते हैं कि भारत सरकार ने गरीब लोगों के, खास करके गरीब किसानों, स्त्रियों और उसी तरह से जो वृद्ध लोग हैं उनके जनधन खाते बैंक में खुलवाए और हर महीने डिजिटली उनके खातों में कैश की ट्रांसफर होती है और गरीब से गरीब वर्ग के लोगों को इस डिजिटल ट्रांसफर प्रोग्राम का लाभ मिला है, फायदा मिला है। ये हैं पेरी ओलिवर गॉर्निकास। ये आईएमएफ के रिसर्च डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की काफी तारीफ की है। इंडिया इज डूइंग रीजनेबली वेल एंड इज सर्टनली अ ब्राइट स्पॉट ड्यूरिंग दीज टफ ग्लोबल टाइम्स। अब इनका जो मुख्य काम रहता है वो अलग अलग देशों के लिए वृद्धि दर का, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन करने का है। तो 2021 में हम सब जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी की वृद्धि दर है वो 8.7% रही, जो वर्ल्ड की मोस्ट इंप्रेसिव ग्रोथ रेट है। 2022 में जहां बाकी के विकसित देशों में भी आर्थिक वृद्धि की दर कहीं 4%, 5% रही, तो उसकी तुलना में भारत में 6.8% से जीडीपी बढ़ी है। और आने वाले साल 2023 में भी ये वृद्धि दर करीब 6.1% रहने की संभावना है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए काफी अच्छी मानी जाएगी। मूडीज जो एक रेटिंग एजेंसी है, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहना है?
कि राइजिंग चैलेंजेस टू द ग्लोबल इकोनॉमी वोंट बी एबल टू अफेक्ट इंडिया मच. द रशिया यूक्रेन वॉर एंड ग्लोबल इन्फ्लेशन डोंट सीम टू डिरेल द ऑनगोइंग रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक. तो विश्व में जो अभी चुनौती भरा समय है, रूसो यूक्रेन वॉर चल रहा है, महंगाई की दर है, कई अर्थव्यवस्थाओं में मंदी शुरू हो गई है. तो इन सारी चुनौतियों के बावजूद भारत की रेल, जो इकोनॉमिक रिकवरी की रेल है, जो पैंडेमिक के बाद में इकोनॉमिक रिकवरी स्टार्ट हुई है, तो ऐसा लगता नहीं कि ये रेल पटरी से नीचे उतरेगी. मतलब सही मार्ग में वो आगे अग्रसर होने की पूरी संभावना है. उसी बीच एक खबर आई कि भारत ने ब्रिटेन को, यूके को जीडीपी के मामले में पीछे छोड़ते हुए 5वां क्रम प्राप्त कर लिया है. इंडिया हैज नाउ टेकन ओवर यूके एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी. अब केवल 4 देश ऐसे हैं कि जहां की जीडीपी भारत की जीडीपी से ज्यादा है: यूएसए, चाइना, जापान एंड जर्मनी. अब समझने की बात यह है कि हमारे ही देश के आलोचकों की इतनी कड़ी आलोचना के बावजूद, बड़ी बड़ी आर्थिक समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के बावजूद ये आईएमएफ के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, मूडीज जैसी रेटिंग एजेंसी ये भारतीय अर्थव्यवस्था की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? अब इस बात को समझना कोई खास मुश्किल नहीं है. कोविड-19 और रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, इसकी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी गंभीर असर हुई है और इससे बड़े बड़े विकसित देश भी अछूते नहीं हैं. तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बाकी के देशों की तुलना में इन चुनौतियों को भारत ने ज़्यादा अच्छे से हैंडल किया है. तो इसी कारण ये लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं. तो आइए एक बार फिर से हम भारतीय अर्थव्यवस्था की उन समस्याओं पर नज़र डालते हैं जिनकी चर्चा हमने शुरुआत में की. तो सबसे बड़ी समस्या जिसके बारे में हमने पहले बात की थी वो थी महंगाई की अत्यंत ऊंची दर, जो सितंबर 2022 से नवंबर 2022 में 7.4% के आसपास रही है. अभी तो फिलहाल वो थोड़ी घट के 6.5% हुई है, पर 7.4% मान के चले. अब अगर आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो 1960 से लेके 2021 मतलब करीब 61 सालों में भारत में महंगाई की दर औसतन हमेशा से ही 7.4% रही है. अब आप ये टेबल देखें तो कुछ साल ऐसे रहे हैं जैसे कि 1975 जहां महंगाई की दर -6.18% है. मतलब कीमतें बढ़ने की जगह एक साल के दौरान ये कीमतें घटी हैं, जिसे डिफ्लेशन कहा जाता है. उसी तरह 1976 में महंगाई की दर 0% रही, जिसका मतलब है कि एक साल के दौरान कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई. 1978 में महंगाई की दर बहुत ही मामूली 1.51% रही. 2004 में 2004, 3, 2 आप देख सकते हैं कि इन 3 सालों में 2002 में महंगाई की दर 3.20% है, 2003 में 3.72, 2004 में 3.78%. मतलब इन सालों में महंगाई की दर 3 से 4% रही. लेकिन ऐसे भी कुछ वर्ष रहे कि जहां महंगाई की दर 23%, 25% तक रही है. तो 1973 में 23.81%, 74 में 25.40%. उसी तरह 2009 में महंगाई की दर बहुत ज़्यादा करीब 15% पहुंच गई थी. 2010 में 9.47%. तो औसतन अगर देखा जाए तो भारत में महंगाई की दर हमेशा से ही 7 से 8% के बीच में औसतन रही है. तो हम इस महंगाई की दर को जस्टिफाई नहीं कर रहे. महंगाई की दर कम होनी ही चाहिए, गरीब लोगों को राहत मिलेगी. लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ सालों से या पिछले 1-2 सालों में ही महंगाई की दर इतनी ज़्यादा है. अब एक नज़र हम डालते हैं महंगाई की दर यूरोपीय देशों में. तो यूरोप के देशों में अगर आप महंगाई की दर देखें तो आप देख सकते हैं कि फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है कि जहां महंगाई की दर 6.2% है, जो भारत से कम है. और माल्टा एक ऐसा देश है कि जहां 7.4% यानी करीब करीब भारत के इक्वल वहां पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन है. बाकी आप कोई भी देश उठा के देख लें, सितंबर 2022 ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन की जो रेट है, आप फिनलैंड देखिए 8.4%, आयरलैंड में 8.6%,
स्पेन में 9%। और याद रहे ये सारे बहुत ही ज़्यादा विकसित देश हैं, इनकी ह्यूमन डेवलपमेंट में रैंक भारत से कोसों आगे है। और उसके बावजूद इन सारे देशों में आप देख सकते हैं, नीदरलैंड्स में पिछले 1 साल में जो कीमतें बढ़ी हैं वो 17.1% बढ़ी हैं। आप हंगरी में देखिए तो जो महंगाई की दर है वो 20.7% है। तो ओवरऑल यूरो एरिया में जो आप एवरेज देख सकते हैं वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर 9.9% है। यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वहाँ पे 10.9% की रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। तो इनकी तुलना में जो भारत की महंगाई की दर है 7.4%, ये काफ़ी सराहनीय है। अब आप अगर इंडिया के रेट ऑफ इन्फ्लेशन को इन आइसोलेशन अलग से देखेंगे तो ये महंगाई की दर आपको ज़्यादा लगेगी, पर जब आप वैश्विक परिप्रेक्ष्य में या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 7.4% की जो इन्फ्लेशन है वो पूरे विश्व के तुलना में बिल्कुल उस अलाइंड है या उससे थोड़ी कम ही है। अब आगे देखते हैं हम कुछ और देशों में महंगाई की दर कितनी है। तो यूएसए में जो महंगाई की दर है वो 8.2% रही, यूके में 13.2%, चेक रिपब्लिक में 18% महंगाई की दर है, डेनमार्क में 10%, ग्रीस में 12%, जर्मनी में बिजली की कीमतें पिछले 1 साल में 600% बढ़ी हैं, जिसका मतलब है 6 गुना बढ़ोतरी हुई है बिजली की कीमतों में। श्रीलंका में फूड प्राइसेस, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें 84.6% बढ़ी हैं। वहाँ पे फ्यूल, मेडिसिन, इन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी काफ़ी घटी है। चाइना आज भी कोविड की चपेट में है, अभी भी काफ़ी बेरोजगारी है, लॉकडाउन है। उसी तरह से आप अगर यूके, यूनाइटेड किंगडम में इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में देखें तो वहाँ पे दूध की कीमतें 33% बढ़ गई हैं। उसी तरह से 1 साल के दौरान जो फ्यूल की प्राइसेस हैं उसमें 300% की वृद्धि हुई है। और ये तो कुछ ऐसे देश है कि जहाँ पे कीमतें आसमान छू रही हैं। वेनेजुएला में अगर आप महंगाई की दर देखें तो 1198%, सूडान में 340%, लेबनान में 201%, और ये बाकी सारे देशों की रेट ऑफ इन्फ्लेशन आप देख सकते हैं। तो इनकी तुलना में भारत की जो महंगाई की दर है वो आपको इतनी बुरी नज़र नहीं आएगी। अब ये एक कंपैरिजन है फ्यूल प्राइसेस का। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, इन सारे देशों में 1 वर्ष के दौरान फ्यूल प्राइसेस, स्पेशली जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में नवंबर 2021 में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 145.82 रुपये थी, और जो नवंबर 2022 में बढ़ के 224.80 रुपये हो गई। ये 54% की वृद्धि है। श्रीलंका में पेट्रोल की प्राइस नवंबर 2021 में जहां 147 रुपये थी वो बढ़ के नवंबर 2022 में 370 रुपये प्रति लीटर हो गई है। ये 151% की वृद्धि है। नेपाल में जहां पेट्रोल की कीमतें पिछले साल 2021 नवंबर में 136 रुपये प्रति लीटर हुआ करती थी, अभी 181 रुपये है। ये 33% की वृद्धि है। और बांग्लादेश जहां पिछले साल पेट्रोल की कीमतें 80 रुपये प्रति लीटर हुआ करती थी, इस साल वो 130 रुपये प्रति लीटर है, जो 51% इंक्रीज है। अब ऐसी स्थिति में भारत में आप देख सकते हैं कि पिछले साल नवंबर 2021 में पेट्रोल की प्रति लीटर कीमत जो 109.98 रुपये थी, इस साल नवंबर 2022 में घट के 106 रुपये हुई हैं। तो इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन्फ्लेशन राइट नाउ इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। और इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इंडिया में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो डेफिनेटली हाई है, पर कंपेयर टू द अदर कंट्रीज वो काफ़ी रीजनेबल नज़र आता है। अब भारत की दूसरी बड़ी आर्थिक समस्या जिसके बारे में हमने पहले बात की थी वो है बेरोजगारी की ऊंची दर। तो नवंबर 2022 में भारत में बेरोजगारी की दर 7.7% रही। अब हम एक तुलना करेंगे भारत की बेरोजगारी की दर की कुछ अन्य देशों के बेरोजगारी के दर के साथ। अब ये जो देश हमने लिए हैं ये ज़्यादातर देश ऐसे हैं कि जिनकी पर कैपिटा इनकम भारत से ज़्यादा है। इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक वो भारत से आगे है। जैसे आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है उसका ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक 117वां है, जबकि भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट जो रैंक है वो 132 है।
तो जहां भारत में बेरोजगारी की दर 7.7% है, उसकी तुलना में साउथ अफ्रीका में आप बेरोजगारी की दर देखें तो 33.9% दर है। सऊदी अरेबिया में बेरोजगारी की दर 9.70% है। उसी तरह से आप इटली में देखिए तो वहां पे बेरोजगारी की दर 8.10% है। टर्की में बेरोजगारी की दर 10.30% है। ग्रीस में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 12.30%, ब्राजील में 9.30%। तो फिर से एक बार अगर हम आइसोलेशन में देखेंगे तो भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी नजर आती है और हमें उसे घटाने का प्रयास करना चाहिए। वंस अगेन वी आर नॉट जस्टिफाइंग, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है देश में, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, पर फिर से वही आर्गुमेंट है हमारी कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, जहां दुनिया के कई देशों में हमसे भी ज़्यादा आगे, ऐसे देशों में बेरोजगारी की दर जब 30% तक पहुंच सकती है, तो ऐसे में ये जो बेरोजगारी की दर है वो इतनी बुरी नहीं लगती। अब तीसरी आर्थिक समस्या थी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य में भारी गिरावट। तो जैसे हमने शुरुआत में देखा कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2022, मतलब जनवरी 2022 से नवंबर 2022 तक अमेरिकन डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए का मूल्य 10.80% घटा है। पर इस बात में भी भारत की आलोचना करने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि विश्व की जो बाकी की इंपॉर्टेंट करेंसीज हैं, डॉलर की तुलना में इन करेंसीज का हश्न क्या हुआ है। तो यूएस डॉलर की तुलना में आप देख सकते हैं इसी समय के दौरान ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मूल्य 18.75% कम हुआ है। यूरो का मूल्य यूएस डॉलर की तुलना में 18.82% कम हुआ है। जो कोरियन वॉन है उसकी वैल्यू है वो 21.38% कम हुई है। जापानीज येन की जो वैल्यू है वो 25% कम हुई है। ब्रिटिश पाउंड, उसकी वैल्यू यूएस डॉलर की तुलना में 24.21% कम हुई है। चाइनीज युआन की वैल्यू 13.19% कम हुई है और जो मलेशियन रिग्नेट है उसकी वैल्यू 15% कम हुई है। आगे देखें तो साउथ अफ्रीकन रैंड का जो मूल्य है वो 26% कम हुआ है। कैनेडियन डॉलर 11.81% कम हुआ है। पाकिस्तानी रुपया है वो डॉलर की तुलना में 27.91% वीक हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट हुई है। तो जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने कहा कि भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट नहीं हुई है, एक्चुअली ये अमेरिकन डॉलर है जिसके मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। अगर केवल भारतीय रुपए का मूल्य घटता तो हम ये कहते कि इंडियन करेंसी हैज डेप्रिसिएटेड, बट द फैक्ट कि करीब करीब सारी की सारी करेंसीज ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तुलना में वीक हुई हैं। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर का कहना बिल्कुल सही है कि इट इज नॉट द इंडियन रुपी विच हैज वीकन, इट इज द ऑस्ट्रेलियन डॉलर, रादर इट इज द अमेरिकन डॉलर विच हैज बिकम स्ट्रॉन्गर। अब ये सब जो हुआ है इसके पीछे का जो अर्थशास्त्र है वो समझने की जरूरत है। देखिए, करीब 1-1.5 साल पहले जब पूरी दुनिया पैंडेमिक की चपेट में थी, लॉकडाउन्स थे, बेरोजगारी थी, लोग काफ़ी मुश्किल में थे, उद्योग काफ़ी मुश्किल में थे, तो ऐसे समय दुनिया के करीब करीब हर देश की सरकार ने बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक पैकेजेस अपने लोगों के लिए डिक्लेयर किए, उद्योगों के लिए डिक्लेयर किए। तो जब सरकार का खर्चा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये जो पैसा है उससे डिमांड क्रिएट होती है, पर सामने सप्लाई उस गति से क्रिएट ना होने के कारण नेचुरली कीमतें बढ़ेंगी। तो दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश है कि जहां महंगाई की दर बढ़ी ना हो। तो इन्फ्लेशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम राइट नाउ एंड इट इज द आउटकम ऑफ हेवी गवर्नमेंट स्पेंडिंग एट द टाइम ऑफ द पैंडेमिक। तो जैसे विश्व के बाकी के देशों में महंगाई की दर बढ़ी, उसी तरह से अमेरिका में भी महंगाई की दर करीब 10% पहुंच गई। अब अमेरिकन सरकार ने या अमेरिकन फेडरल बैंक ने इस महंगाई की दर को नियंत्रित करने के लिए वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है, उसको बढ़ा दिया। अब जैसे जैसे यूएसए में ब्याज की दर बढ़ी तो अलग अलग देशों में, यूरोप में, चाइना में, इंडिया में, बाकी साउथ अफ्रीका में, कनाडा में, जहाँ जहाँ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट था, खास करके जिसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फिर से अमेरिका की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो जो भी पैसा
लोगों ने इन देशों में निवेश किया था, वो पैसा अब धीरे धीरे वापस अमेरिका में इन्वेस्ट हुआ, क्योंकि वहां पे बॉन्ड रेट्स बढ़ रहे हैं, ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये एक नियम है कि जब भी आपके देश में से यूएस डॉलर का आउटफ्लो होगा, उसकी स्कैर्सिटी होगी, तो उसकी कीमतें बढ़ेंगी और उसकी तुलना में आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू घटेगी। तो वंस अगेन अगर हम आइसोलेशन में देखें तो हमें यह लगेगा कि डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए का मूल्य घटा है, पर जब हम बाकी की करेंसीज की तरफ भी ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि विश्व के बड़े बड़े देशों जैसे कि ब्रिटेन, जापान, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब देश भारत से ज़्यादा विकसित देश हैं। इनकी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में काफ़ी सुदृढ़ मानी जाती है। तो ऐसे देशों की करेंसी में भारतीय करेंसी में जो गिरावट हुई है उससे ज़्यादा गिरावट है। तो अगली बड़ी आर्थिक समस्या है गरीबी की समस्या। तो जैसे हमने देखा कि यूएनडीपी और ओपीएचआई की जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 है वो जारी हो चुकी है। अब कई लोग इस रिपोर्ट के हवाले से सोशल मीडिया में एक गलत नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दावा है या उनका कहना है कि नाइजीरिया जैसे बहुत ही गरीब अफ्रीकी देश की तुलना में भी भारत के अंदर गरीबी की मात्रा ज़्यादा है। तो जहां नाइजीरिया में 9.6 करोड़ गरीब लोग बसते हैं, तो उसकी तुलना में भारत के अंदर कई गुना ज़्यादा 22.8 करोड़ गरीब लोग रहते हैं। अब अगर इन दोनों देशों में गरीबी की तुलना कुल जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में की जाए तब जाके हमें सच्चाई का पता चलता है। तो आप देखें, भारत की वर्तमान में कुल जनसंख्या 140 करोड़ है और इस 140 करोड़ की कुल जनसंख्या में अगर 22.8 करोड़ लोग गरीब हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि देश में 15.71% लोग गरीब हैं। और इसी समय के दौरान नाइजीरिया में कुल जनसंख्या 21 करोड़ है और इस 21 करोड़ की कुल जनसंख्या में अगर 9.6 करोड़ लोग गरीब हैं तो इसका मतलब है कि इस देश में कुल जनसंख्या के करीब करीब आधी जनसंख्या, टू बी प्रिसाइज 45.71% पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। तो हम भारत में ये जो 22.8 करोड़ लोग गरीब हैं, इस बात को हम जस्टिफाई नहीं कर रहे। गरीबी घटनी ही चाहिए, गरीबी एक अभिशाप है, पर यह नैरेटिव क्रिएट करना कि भारत में अफ्रीका के गरीब देशों की तुलना में भी गरीबी ज्यादा है, ये पूरी तरह गलत है। अब इसी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट, इसी रिपोर्ट में कई ऐसे और रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में आलोचक ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। तो आप देखिए, यही रिपोर्ट हमें बताता है कि 2005-6 से लेकर 2021, मतलब ये जो 15-16 वर्षों का समय अंतराल है, इस अंतराल में भारत ने गरीबी को घटाने में काफी सफलता प्राप्त की है। 2005-6 में जहां भारत की कुल जनसंख्या में से 55.1% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीती थी, जो बहुत ही ज्यादा है, आधे से ज्यादा देश की जनसंख्या गरीब हुआ करती थी, उसकी तुलना में 2021 में केवल 15.7% लोग गरीब कहलाएंगे, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। तो चाहे वर्तमान सरकार हो या भूतपूर्व सरकार हो, गरीबी घटाने के मामले में ये दोनों ही सरकारें बधाई की पात्र हैं। 2005-6 से 2021 का जो 15 समय का समय अंतराल है, इस समय काल में भारत ने अपने देश के 41.5 करोड़ गरीब भाई बहनों को गरीबी की दलदल से बाहर निकाल लिया है। और ये सही में एक बधाई की बात है, ये खुशी की बात है। हाँ, गरीबी में घटौती की जो दर है उसमें थोड़ा वेरिएशन रहा है। अगर आप देखें 2015-16 से लेकर 2019-20-21, मतलब ये जो 5-6 वर्षों का समय अंतराल है, इस समय में गरीबी की घटौती की जो औसतन वार्षिक दर है वो 11.9% रही है। मतलब गरीबी ज्यादा तेजी से घटी है। तो हर साल भारत के जो गरीब लोग हैं उनकी संख्या औसतन 11.9% घटी है।
और ये कौन सा समय अंतराल है? 2015 से लेकर 2021 का। उससे पहले 2005 से लेके 2016 का जो समय अंतराल है, यानी करीब 10 साल का अंतराल, इसमें भी गरीबी की मात्रा घटी है, पर उसकी जो वार्षिक औसतन घटौती की दर है वो थोड़ी सी कम रही थी, वो थी 8.1%। हम यहां देख सकते हैं कि 2015-16 की तुलना में 2019-20 तक भारत के चाहे ग्राम्य विस्तार हो या शहरी विस्तार, इन दोनों ही एरियाज में पॉवर्टी कम हुई है। तो 2015-16 में भारत के जो ग्राम्य इलाके हैं उनमें 36.6% जनता या लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते थे। अब ये गरीबी घट के केवल 21.2% रह गई है। उसी तरह से जो देश के शहरी इलाके हैं वहां पे 2015-16 में कुल जनसंख्या के 9% लोग गरीब हुआ करते थे। ये गरीबी भी घटकर अब केवल 5.5% हो गई है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमें ये बता रहा है कि जो अलग अलग प्रकार के डेप्रिवेशंस हैं वो भी पिछले 5 सालों में काफी कम हुए हैं। तो 2015-16 की तुलना में आप देख सकते हैं कि 2021 में जो न्यूट्रिशन डेप्रिवेशन है, यानी जो पोषक आहार से वंचित जनसंख्या है, ये पोषक आहार से वंचित जनसंख्या की मात्रा 2015-16 में 21.1% हुआ करती थी, जो घट के 2021 में केवल 11.8% रह गई है। उसी तरह से चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब प्रति 1000 बच्चे ऐसे कितने बच्चे हैं कि जो 5 वर्ष की आयु से कम आयु में मृत्यु हो जाती है, तो वो 2.2 हुआ करता था, जो घट के 1.5 हो चुका है। तो यहां वैसे परसेंटेज लिखा है पर ये पर 1000 है। कुकिंग फ्यूल डेप्रिवेशन, मतलब खाना पकाने का ईंधन, इससे वंचित जनसंख्या 2015-16 में 26% हुआ करती थी। अब केवल 13.9% लोग ऐसे हैं कि जो कुकिंग फ्यूल से डिप्राइव्ड हैं, यानी उनके पास जो खाना बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए जो ईंधन है उससे वो वंचित है। सैनिटेशन डेप्रिवेशन, मतलब लैट्रिन्स, वॉशरूम्स, नालियां, तो ऐसे कितने लोग थे 2015-16 में? 24.4% लोग जो सैनिटेशन फैसिलिटीज से डिप्राइव्ड थे, वंचित थे। अब उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ है और इसीलिए जो वंचित जनसंख्या है वो केवल 11.3% रह गई है। ड्रिंकिंग वाटर डेप्रिवेशन, पीने का स्वच्छ पानी, तो पहले 2015-16 में देश की 5.7% जनसंख्या ऐसी थी कि जिसके पास साफ सुथरा पीने का पानी नहीं था। अब ये जनसंख्या की प्रतिशत कम होके केवल 2.7 रह गई है। इलेक्ट्रिसिटी डेप्रिवेशन, तो 2015-16 में देश के 8.6% लोग ऐसे थे कि जो बिजली की जो सुविधा है उससे वंचित हुआ करते थे। अब बिजली गांव-गांव तक पहुंच गई है और इसलिए केवल 2.1% लोग अभी ऐसे रह गए हैं कि जो बिजली की जो सुविधा है उससे वंचित हैं। और एंड फाइनली हाउसिंग डेप्रिवेशन, मतलब ऐसे लोग कि जिनके पास रहने की जगह नहीं है, अपने खुद के मकान नहीं है, तो ऐसे लोगों की प्रतिशत 2015-16 में जहां 23.5 थी, ये प्रतिशत घट के 2021 में केवल 13.6% रह गई है। लेकिन अभी भी हमारे देश की काफी जनसंख्या ऐसी है कि जो बहुत ही जरूरी सुविधाओं से वंचित है और इस दिशा में और काफी अच्छा काम होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम वी शुड रिकॉग्नाइज कि लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन टू रिमूव द पॉवर्टी, टू इरेडिकेट द पॉवर्टी, टू रिड्यूस द पॉवर्टी। अब जो आखिरी और सबसे गंभीर आर्थिक समस्या है वो है भूख की समस्या। तो जैसे हमने देखा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की जो रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक भारत की भूख के मामले में जो रैंक है वो सड़क के काफी पीछे चली गई। 2022 में भारत की रैंक 107वीं हो गई। और यहाँ ये जानना जरूरी है कि भारत के आस पड़ोस के छोटे छोटे देश जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पर भी भूख की समस्या इतनी गंभीर नहीं है जितनी कि वो भारत में है। तो जब भारत की रैंक सड़क के घट के 107वीं हो गई है, तो इसका मतलब ये होता है कि 106 देश जो भारत के आगे हैं, इन देशों में भूख की समस्या भारत में जो भूख की समस्या है उसकी तुलना में कम गंभीर है।
अब एक रोचक तथ्य ये है कि 2014 में यही ग्लोबल हंगर इंडेक्स की भारत की जो रैंक हुआ करती थी वो 55वीं रैंक हुआ करती थी। उस समय केवल 54 देश ऐसे थे कि जहां भूख की समस्या भारत की तुलना में कम गंभीर है। अब इस रिपोर्ट के हवाले से भी काफी सारे भ्रम, काफी सारे नैरेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं। सबसे पहले एक ऐसी आर्गुमेंट की जा रही है कि हर रात करोड़ों भारतीयों को भूखे पेट सोने जाना पड़ता है, और ये जो समस्या है भूख की समस्या, ये समस्या वर्तमान केंद्र सरकार के समय अंतराल में काफी ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि जो रैंक 55वीं थी वो घट के अब 107वीं हो गई है। और एक ऐसी विडंबना बताई जा रही है कि एक तरफ सरकार के गोदामों में अनाज सड़ रहा है और दूसरी ओर करोड़ों लोगों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है। अब इन सारे भ्रामक तथ्यों, इन सारी भ्रामक बातों की तुलना में जो तथ्य हैं वो समझने की हम कोशिश करते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि 2014 में जब भारत की जीएचआई रैंक 55वीं थी, तब केवल 70 देशों का इस रिपोर्ट में सर्वे किया गया था। जो दुनिया के बहुत ही विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ के सोशल इंडिकेटर्स ऑलरेडी इतने स्ट्रांग हैं कि ऐसा लगा नहीं कि इनको समावेश करने की ज़रूरत है। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। तो इन विकसित देशों में न तो गरीबी की समस्या ज़्यादा गंभीर है, न भूखमरी की समस्या ज़्यादा गंभीर है, और इसलिए केवल 70 देशों का सर्वे किया गया और उसमें 2014 में भारत की जो क्रमांक है वो 55वीं है। लेकिन अभी 2022 में जो जीएचआई इंडेक्स के लिए सर्वे किया गया उसमें कुल 121 देशों का समावेश किया गया है। मतलब 51 विकसित देश अब इस सर्वे में शामिल कर दिए गए हैं, और ऐसे में जो भारत की रैंक है वो 55 से घट के 107वीं हो गई है। तो पहले जब भारत का क्रमांक 2014 में 55वां था, उस समय 54 देश ऐसे थे कि जिन देशों में भूख की समस्या भारत में भूख की समस्या से कम गंभीर थी। देयर वर 54 सच कंट्रीज। अब 51 ऐसे विकसित देश जो पहले के सर्वे में शामिल नहीं हुए थे, ऐसे 51 देशों को अब इस सर्वे में शामिल कर दिया गया है। तो अपने आप भारत की जो जीएचआई रैंक है उसका घटना काफी लॉजिकल है। तो अभी जो रैंक है वो पहले 54 कंट्रीज वर अहेड, अब उसमें और 51 जुड़ गए क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और अब जो रैंक हो गई है वो 106 होनी चाहिए थी, तो उसकी जगह थोड़ा सा उसमें और गिरावट आके वो 107 पे सेटल हुई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 2014 की तुलना में 2022 में भारत का जो जीएचआई रैंक घटा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में भूख की जो समस्या है वो और गंभीर हो गई है। इसका सिर्फ इतना कारण है कि पहले कुछ विकसित देश जिनका इस रिपोर्ट में सर्वे नहीं किया जाता था, ऐसे विकसित देश भी शामिल किए गए हैं, और इसके कारण भारत की जो जीएचआई रैंक है वो 55 से घट के 107 पे आ गई है। तो एक दूसरा उदाहरण लेके इस कारण को और अच्छे से समझा जा सकता है। मेरी कक्षा में मेरी 10वीं रैंक आती है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि 9 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो मेरे से ज़्यादा पढ़ाई में आगे हैं, मेरे से ज़्यादा होशियार हैं। अब बाहर से कोई 10 विद्यार्थी मेरी कक्षा में एडमिशन लेते हैं, और ये 10 विद्यार्थी मुझसे ज़्यादा चतुर, मुझसे ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे हैं, तो अपने आप जो मेरी 10वीं रैंक थी वो 20वीं होनी ही है। तो इसका मतलब ये नहीं, अगर मेरी रैंक 10 से 20 खिसक गई, नीचे गिर गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पढ़ाई में परफॉर्मेंस खराब हो गई है। ऐसे 10 नए विद्यार्थी क्लास में जुड़ गए हैं जिनका परफॉर्मेंस, जिनके बुद्धि का स्तर ऑलरेडी मेरे से ज़्यादा है। तो करीब करीब यही घटना इस जीएचआई इंडेक्स के रैंक में इंडिया की हुई है। पहले केवल 70 देशों का सर्वे किया जाता था जिसमें विकसित देश शामिल नहीं किए जाते थे, तो उस समय भारत की रैंक 55वीं हुआ करती थी, और जब उसमें 51 नए विकसित देश ऐड हो गए तो वही रैंक जो 55वीं थी वो खिसक के अब 107 पे आ गई है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स अपने नाम के अनुसार हंगर या भूख पे ध्यान केंद्रित नहीं करता, ये एक्चुअली न्यूट्रिशियस फूड यानी पौष्टिक आहार पे अपना ध्यान केंद्रित करता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत सरकार देश के सारे गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराए, प्रदान करे, तो भी देश में जीएचआई इंडेक्स इंप्रूव नहीं होगा, क्योंकि इस इंडेक्स में केवल अनाज के उपभोग से स्वास्थ्य के स्तर ऊपर जाने की संभावना नहीं है। जब पौष्टिक आहार जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ये रैंक सुधरने वाली नहीं। एक और चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूरी जनसंख्या के सैंपल के आधार पर तैयार नहीं होता। इसमें केवल 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, केवल उन्हीं का सैंपल सर्वे किया जाता है। और जीएचआई में जो 4 मापदंड कंसिडर किए जाते हैं, ध्यान में लिए जाते हैं, उनमें से पहला है चाइल्ड वेस्टिंग। तो दिस मीन्स चिल्ड्रन अंडर 5 years of age having low weight for given height। अब जो विशेषज्ञ हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, उन्होंने ऐसा तय किया है कि एक निश्चित ऊंचाई के लिए बालक की अमुक एक वजन होना जरूरी है। तो वो जो निश्चित किया हुआ मापदंड है, अगर उससे कम वजन है उस पर्टिकुलर या उस निश्चित की हुई हाइट के लिए, तो इसका मतलब है कि द चाइल्ड इज अ विक्टिम ऑफ चाइल्ड वेस्टिंग। उसी तरह से दूसरा जो मापदंड है वो है चाइल्ड स्टंटिंग। अब इसका मतलब होता है चिल्ड्रन अंडर 5 years of age having low height compared to the age। तो एक निश्चित आयु के लिए एक निश्चित ऊंचाई होना जरूरी है। अगर बच्चे की आयु के हिसाब से उसकी ऊंचाई कम है, हाइट कम है, तो ऐसा माना जाएगा कि ये बच्चा चाइल्ड स्टंटिंग का शिकार है। तीसरा जो मापदंड है वो है अंडर नरिशमेंट। चिल्ड्रन अंडर 5 years of age not getting enough and right kind of nutrients। मतलब 5 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्हें पौष्टिक आहार प्राप्त नहीं हो रहा। और जो आखिरी मापदंड है जीएचआई इंडेक्स में वो है मोर्टालिटी रेट। इसका मतलब है कि ऐसे कितने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमें 3 या 4 मोटी मोटी बातों पे ध्यान देना है। तो पहली रियलिटी क्या है कि भारत की जीएचआई में रैंक जो नीचे चली गई है, उसका मुख्य कारण क्या है? 51 न्यू डेवलप्ड कंट्रीज हैव बीन एडेड इन द रिपोर्ट। मतलब नए 51 विकसित देश इस रिपोर्ट में ऐड हो गए हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, और उसी तरह से इसमें कोई डिटीरियोरेशन भी नहीं आया है। परिस्थिति जहां थी करीब करीब वहीं पे है। दूसरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि अगर सरकार सारे के सारे गरीब लोगों को मुफ्त में भी अगर अनाज प्रदान करे, सबकी भूख मिट जाए, तो भी जरूरी नहीं कि जीएचआई का हमारा जो क्रमांक है वो सुधरेगा, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में केवल भूख एक मापदंड नहीं है, पौष्टिक आहार पे ज्यादा ध्यान केंद्रित है। तो जब तक हमारे लोगों को, खास करके हमारे बच्चों को ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स वगैरह नहीं मिलेंगे, तब तक हमारी जो जीएचआई रैंक है वो सुधरने की संभावना काफी कम है। हमें ये भी याद रखना होगा कि पश्चिम के देशों की तुलना में हमारे देश के जो बच्चे हैं या हमारे देश की जो कुल जनसंख्या है, उन्हें एक जेनेटिक डिसएडवांटेज है। मतलब पश्चिम के लोगों की जिस प्रकार की हाइट, बॉडी होती है, उस तरह का स्ट्रेंथ या उस तरह का जेनेटिक बिल्टअप वो हमारे लोगों में नहीं है। तो जीएचआई इंडेक्स है वो कम रहना, उसमें एक डिसएडवांटेज रहना, वो काफ़ी स्वाभाविक है। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो नॉन मीट ईटिंग पॉपुलेशन है, और इसी के कारण उन्हें प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं मिलते, बच्चों को B12 विटामिन्स की कमी होती है। और आखिर में हमें ये ध्यान में रखना है कि जो जीएचआई है ये केवल 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ही ध्यान में लेता है, और उसमें भूख ये एकमात्र मापदंड नहीं है, उसमें 4 यूनिक पैरामीटर्स हैं जो हमने अभी देखे। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में कई रोचक और महत्वपूर्ण बातें जानने के बाद हम एक नज़र इस बात पर डालते हैं कि पूरे विश्व में इतनी सारी आर्थिक समस्याओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन क्यों कर पा रही है। तो स्वाभाविक है कि सबसे
पहला और महत्वपूर्ण कारण है बहुत ही प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति। दूसरा, हमारे पास अनाज के पर्याप्त भंडार हैं। उसी तरह से विदेशी मुद्रा, जिसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहते हैं, उसके भी पर्याप्त भंडार हैं। हमारा जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंकिंग है, वेल कैपिटलाइज्ड है। काफी सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं, खास करके डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में। मेड इन इंडिया इनिशिएटिव अभी जरूर वो प्राथमिक चरण में है, पर काफी अच्छी बिगिनिंग, काफी अच्छी शुरुआत हो चुकी है। आज भी पूरे विश्व के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और आखिर में भारत की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, वो काफी स्वतंत्र है। द फॉरेन पॉलिसी इज हाईली पीपल ओरिएंटेड, इट इज पीपल सेंट्रिक। तो आज की इस पूरी चर्चा का समापन हम इन कुछ पंक्तियों के साथ कर सकते हैं। फॉल्स नैरेटिव्स और आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करके लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था की कड़ी आलोचना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में इस कठिन आर्थिक दौर में हमारी अर्थव्यवस्था काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हम इतने नासमझ भी नहीं कि हम ये कहें कि ऑन इकोनॉमिक फ्रंट एवरीथिंग इज वेरी वेल। ऑफ कोर्स हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं कि अभी भी काफी गंभीर, ग्रेव ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज हैं जिनका निराकरण करना बहुत ही जरूरी है। जैसे अभी भी भारत में जो औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में उत्पादकता है वो काफी कम है। भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी काफी बढ़ गया है, जिसका मतलब होता है कि हमारी निर्यातों की तुलना में हमारी आयातें काफी ज्यादा हैं। हमारा जो सार्वजनिक ऋण, सरकार का जो सार्वजनिक ऋण है यानी पब्लिक डेट है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और खास करके एक्सटर्नल थ्रेट फ्रॉम चाइना, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। तो इसी संदर्भ में हम साल्वाडोर बेबॉन्स, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में समाजशास्त्र विषय के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनके इस रोचक बयान पर एक नजर डालते हैं। वो कहते हैं, द फैक्ट दैट इंडिया इज क्रिटिसाइज्ड ग्लोबली is mainly because of the Indian intellectuals who are constantly criticizing India। इस वीडियो को इतने ध्यान से अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।